नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। उत्तराखंड सहायक अध्यापक की दृष्टि से ठीक है महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही है। उसी के साथ जो उत्तराखंड वाला सेशन है ये आपके लिए क्या उत्तराखंड से संबंधित जितना भी, चाहे वो यूके ट्रिपल एस सी हो जाए, यूके पीएससी हो जाए, ठीक है, आपका जो आने वाला लोअर पीसीएस है और अपर पीसीएस है उसकी दृष्टि से श्रृंखलाएं महत्वपूर्ण हैं। जुड़ जाइए और अपने मित्रों में वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें उन लोगों तक जहां संसाधनों के अभाव है। ठीक है, वीडियो महत्वपूर्ण होगा जिसमें हम जानेंगे आज उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय के बारे में। जितना भी इससे महत्वपूर्ण सेशन होगा हम आज कंप्लीट कर लेंगे और इससे हम एमसीक्यूज भी लगाएंगे। ठीक है, दूसरा भाग इसका हम क्या लगाएंगे, एमसीक्यूज लगाएंगे। इससे पहले हमने उत्तराखंड का क्या प्रशासनिक ढांचा जाना था, उसके बाद हमने उत्तराखंड का इतिहास जाना एक वीडियो में, उसके बाद उत्तराखंड में बायोडाइवर्सिटी पर, ठीक है, जैव विविधता के बारे में परिचर्चा की। आज हम जानेंगे उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय। ठीक है, इससे एक आपका क्या सहायक अध्यापक का जो क्या है सामान्य वर्ग कला वर्ग वाले छात्र हैं उनके लिए जो उत्तराखंड का क्या है भूगोल है उसमें आपका ये टॉपिक है, उनके लिए भी यहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी यूके पीएससी एंड यूके ट्रिपल एससी एंड यूके जो आपके लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस हैं, एसआई है, आबकारी है, ठीक है, उन सभी के लिए भी यहाँ से ये वीडियो कवर होने वाली है। बाकी पीडीएफ की बहुत बड़ी क्वेरी रहती है, मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूँ। पीडीएफ आपको जैसे आप नीचे क्या टाइटल में जाओगे, टाइटल के नीचे मोर ऑप्शन होता है, मोर ऑप्शन ऑन करोगे तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं अटैच करता हूँ, आप वहाँ से निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बाकी टेलीग्राम में भी आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाती हैं, तो जुड़ जाइए और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां क्या है संसाधनों के अभाव है। जानेंगे उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय जिसमें हम क्या अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे, राज्य की सीमाएं, एक प्रश्न यहाँ से बनता ही है, ठीक है, कि प्रदेश के अन्य राज्यों के साथ देशों के साथ लगने वाले उत्तराखंड के जिले, एक क्वेश्चन बनता ही है यहाँ से। ठीक है, भूगर्भिक संरचना इसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। और जो आपका क्या है पर्वत एवं श्रेणियां हैं, ठीक है, हिमालय है, हिमालय जैसे आप बृहत हिमालय पढ़ते हैं, लघु हिमालय पढ़ते हैं, शिवालिक हिमालय पढ़ते हैं, ठीक है, महान हिमालय पढ़ते हैं, इनके बारे में भी परिचर्चा करेंगे। राज्य के प्रमुख हिमनदों के बारे में, ग्लेशियरों के बारे में, ठीक है, यहाँ की जलवायु हो गई, राज्य की प्रमुख ऋतुएं होगी, ठीक है, वर्षा ऋतु होगी, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, और यहाँ का जो अपवाह तंत्र है, उत्तराखंड नदी तंत्र है, ठीक है, उसमें आपको पता है गंगा नदी तंत्र, काली नदी तंत्र, ठीक है, इनके बारे में भी हम आज क्या करेंगे परिचर्चा करेंगे। कंप्लीट क्या होगा आपके लिए कंप्लीट सेट है उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय। ठीक है, इसके बाद दूसरे सेशन में हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे क्या जो इससे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनेंगे उनके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। तो आइए जुड़ जाइए, जानते हैं उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय जिसमें पहला टॉपिक आपके लिए है अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में। ठीक है, तो उत्तराखंड भारत के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। ठीक है, जो उत्तराखंड है यह भारत, अगर आप भारत लेंगे ये भारत है आपका, तो भारत के ये कहाँ पे है उत्तर पश्चिम में। ठीक है, ये आपका उत्तर पश्चिम में, उत्तराखंड कहाँ है यहाँ पे, ठीक है, उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है 28 डिग्री 43 मिनट उत्तर से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 34 मिनट पूर्व से 81 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांतर मध्य इसका क्या है अवस्थिति, इसका क्या है अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, प्रदेश का कुल अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो 2 डिग्री 44 मिनट, ठीक है, 2 डिग्री 44 मिनट तथा देशांतरीय विस्तार कितना है 3 डिग्री 28 मिनट है। उत्तराखंड का आकार पूछेगा तो कैसा है लगभग आयताकार इसका क्या है आकार है। उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा 19वां राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 19 नंबर का राज्य है। उत्तराखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई पूछेगा तो कितना लगभग 358 किलोमीटर इसकी लंबाई है पूर्व से पश्चिम। उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई पूछेगा तो 320 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक इसका क्या है चौड़ाई है। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 358 किलोमीटर है। ठीक है, वहीं उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल पूछेगा तो 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है अपना उत्तराखंड, जो देश के कुल क्षेत्रफल का
1.69% है। ठीक है, पूरे देश का कितना क्षेत्रफल का 1.69% है। ठीक है, राज्य में पहाड़ी क्षेत्र कितने हैं 46,035 वर्ग किलोमीटर तथा मैदानी क्षेत्र पूछेगा तो 7,448 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का क्रमशः कितना 86.07% एवं 13.93% है। अतः उत्तराखंड राज्य का आंशिक भाग मैदानी व मुख्यतः भाग कैसा है, पहाड़ी है। ठीक है, राज्य में कुल कितने 13 जिले हैं। ठीक है, पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, नैनीताल हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया, हरिद्वार हो गया। सर्वाधिक ये क्या है, मैदानी भाग है। उसमें फिर आपका देहरादून हो गया, उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, अल्मोड़ा हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, बागेश्वर हो गया और टिहरी गढ़वाल। ये कितने हैं, राज्य में टोटल कुल कितने 13 जिले हैं। राज्य में उत्तर प्रदेश से प्रवेश करने के लिए ट्रांस हिमालय क्षेत्र जैक्सर पर्वत श्रेणी में व महान हिमालय क्षेत्र हिमाद्री क्षेत्र में अनेक दर्रियां पास हैं। पास क्या होता है, दो पहाड़ियों के बीच के सकरा रास्ता होता है, आवत जावत होती है, जहां से आने जाने का मार्ग होता है, उसे दर्रियां पास कहते हैं। ठीक है, राज्य की सीमाएं, यहाँ से एक प्रश्न आपका प्री जो क्या है, प्री में यहाँ से बनता है आपका। ठीक है, जो आपका क्या है यूपीएससी है। ठीक है, यूपीएससी नहीं सॉरी, आपका जो क्या है यूके ट्रिपल एससी है। ठीक है, और क्या है बताओ मुझे, जो उत्तराखंड का क्या है यूके पीसीएस है, वहाँ से प्री में इसका एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, राज्य की प्राकृतिक सीमाएं उत्तर में बृहत हिमालय, पश्चिम में टोंस नदी, दक्षिण पश्चिम में शिवालिक श्रेणियाँ, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व में तराई क्षेत्र तथा पूर्व में काली नदी बनाती हैं। राज्य की राजनीतिक सीमा पूर्व में नेपाल हो गया, उत्तर में हिमालय के पार तिब्बत तथा चीन, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश तथा दक्षिण में उत्तर प्रदेश बनाते हैं। ठीक है, जो राज्य की है कि क्या है राजनीतिक सीमाएं हैं, पूर्व में आपका क्या है नेपाल है, उत्तर में हिमालय के पार आपका क्या है तिब्बत तथा चीन है, उत्तर पश्चिम में आपका हिमाचल प्रदेश है, दक्षिण में आपका क्या है उत्तर प्रदेश है। ये राज्य की सीमाएं हैं। ठीक है, वहीं सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला पिथौरागढ़ है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, पूछ लेगा कि उत्तराखंड में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है, तो पिथौरागढ़ है, जो नेपाल तथा तिब्बत चीन से सटा है, जो क्या नेपाल तथा तिब्बत और चीन से सटा हुआ है पिथौरागढ़। और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला भी आपका क्या है पिथौरागढ़ है। ठीक है, आइए अन्य जिले जान लेते हैं कि राज्य के साथ देश के साथ अन्य जिलों के कैसे क्या सीमाएं मिलती हैं, वो क्या बनाते हैं, अपने राज्यों का अपनी सीमाएं साझा करती हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूं तो देखो पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, ये तीन जिले क्या नेपाल के साथ क्या करते हैं सीमा बनाते हैं। वहीं पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी ये 3 जिले भी चीन के साथ सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले उत्तराखंड के जिले पूछेगा तो 5 हैं, उधम सिंह नगर हो गया, नैनीताल हो गया, पौड़ी हो गया, हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया। ठीक है, तो 5 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमाएं साझा करती हैं और हिमाचल प्रदेश के साथ 2 जिले, ठीक है 2 जिले आपका उत्तरकाशी और देहरादून सीमाएं बनाती हैं। और हरियाणा का साथ अपना एक ही जिला क्या बनाता है सीमा बनाता है, जो आपका क्या है गढ़वाल मंडल का देहरादून है। ठीक है, राज्य के सबसे उत्तरी व दक्षिणी जिला क्रमशः उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर है। सबसे पूर्वी व पश्चिमी जिला क्रमशः पिथौरागढ़ व देहरादून है। ठीक है, दक्षिण में क्या है उत्तरकाशी है। ठीक है, दक्षिण में क्या है उत्तरकाशी है, उत्तर में उत्तरकाशी है, दक्षिण में आपका क्या है उधम सिंह नगर है। ठीक है, पूर्व में आपका पिथौरागढ़ है, पश्चिम में आपका क्या है देहरादून है। राज्य में केवल 4 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमाएं किसी अन्य राज्य या देश से स्पर्श नहीं करती हैं। इन्हें आंतरिक बोलते हैं, इन्हें आंतरिक जिले बोलते हैं, जो किसी अन्य देश के साथ नहीं लगते हैं। उसमें आपका रुद्रप्रयाग हो गया, टिहरी हो गया, अल्मोड़ा और बागेश्वर, ये क्या हैं इनकी सीमाएं किसी अन्य राज्य से स्पर्श नहीं करते हैं। ये 4 जिले आपके क्या हैं आंतरिक जिले हैं। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, चमोली है 8030 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और सबसे कम क्षेत्रफल पूछेगा तो चंपावत है। ठीक है, आपके देखो एक ही साउंड है, सर्वाधिक चमोली और सबसे कम पूछेगा तो चंपावत 1766 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये 2 फैक्ट यहाँ से याद रखना, ये आपके लिए क्या होगा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा 2011 के अनुसार। ठीक है,
कि देखो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पूछेगा तो चमोली 8030 वर्ग किलोमीटर, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला पूछेगा तो चंपावत 1766 यानी 1766 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, राज्य की सीमा से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। इंपोर्टेंट है कि राज्य की सीमा से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अब देखो आपने जान चुके हैं राज्य की सीमाओं के बारे में, जितना इंपोर्टेंट था। ठीक है, ये आपके लिए ये चार्ट आपके लिए क्या होगा? इंपोर्टेंट होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी पीडीएफ में आपको क्या कर दूंगा? प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अब जानते हैं भूगर्भिक संरचनाओं के बारे में। ठीक है, क्या होते हैं भूगर्भिक संरचनाएं? किसी भी क्षेत्र का भौगोलिक अध्ययन करने से उसकी भूगर्भिक संरचना की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। भूगर्भिक संरचना का प्रभाव विशेषकर मिट्टियों तथा खनिज संसाधनों पर पड़ता है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र का भौगोलिक अध्ययन करना है तो सबसे पहले उसके क्या करना पड़ेगा? भूगर्भिक संरचना की जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए। ये कैसे होगी? वहाँ की मिट्टियाँ, खनिज संसाधन से आपको इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, उत्तराखंड में नीस के समान चट्टानों का समीक्षण तथा गंगोत्री एवं यमुनोत्री के मध्यवर्ती क्षेत्र में खेदार चट्टानें मिलती हैं। यहाँ कठोर शिष्ट चट्टानें भी पाई जाती हैं। गढ़वाल मंडल में दूधातोली पर्वत के समीप या सीमावर्ती या समीपवर्ती क्षेत्रों में खेदार, हॉर्नब्लैंड हो गया, अभ्रक हो गया, शिष्ट हो गया, क्वार्टर्ज एवं ग्रेनाइट प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, गढ़वाल मंडल के क्या दूधातोली पर्वत श्रेणी के सीमावर्ती क्षेत्र का नाम है खेदार। वहां पे क्या हॉर्नब्लेड हो गया, ठीक है, अभ्रक हो गया, शिष्ट हो गया, क्वार्टर्ज हो गया, ग्रेनाइट आदि रूप से मिलते हैं। ठीक है, राज्य की भूगर्भिक संरचना पर हिमालय के उद्भव का सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। हिमालय उद्भव के क्रम में इयोसीन, मायोसीन तथा प्लोयोसीन युग में विभक्त है। हिमालय देखो, हिमालय का उद्भव हुआ जिस क्रम में उसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, पहला युग इयोसीन हो गया, दूसरा आपका मायोसीन हो गया, तीसरा आपका प्लायोसीन युग में इसे विभक्त किया गया है। आइए अब जानते हैं यहाँ के क्या हैं प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में। ठीक है, तो उत्तराखंड के पर्वत श्रेणियों या पर्वत में हिमालय के बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, यहाँ के पर्वत श्रेणियों को जानने के लिए आपको क्या जानना पड़ेगा? यहाँ का बृहद हिमालय जानना पड़ेगा, लघु हिमालय जानना पड़ेगा और मध्य और शिवालिक हिमालय के बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम परिचर्चा करेंगे कि बृहद हिमालय क्षेत्र के बारे में। ठीक है, यह लघु हिमालय के उत्तर और टॉन्स हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। ठीक है, क्या बोल रहा है? जो बृहद हिमालय है लघु हिमालय के उत्तर और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। इस क्षेत्र में सर्वोच्च चोटी उपस्थित होने के कारण इसे बृहद, उच्च, आंतरिक, महा तथा मुख्य हिमालय कहा जाता है। ठीक है, इसी चोटी में क्या मिलती है? इसी क्षेत्र में सर्वोच्च चोटियां मिलती हैं। प्राचीन ग्रंथों में से हिमाद्री, ठीक है, प्राचीन ग्रंथों में से हिमाद्री हिमाच्छादित होने के कारण कहा जाता है। उत्तराखंड में इस पर्वत श्रेणी की चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर तक है और इसकी ऊंचाई कितना 4500 से 7817 मीटर तक नंदा देवी तक है। ठीक है, नंदा देवी का विस्तार भी इसी बृहद हिमालय में पाया जाता है। इस पर्वत श्रेणी का विस्तार राज्य में 6 जिलों उत्तरकाशी हो गया, टिहरी हो गया, गढ़वाल हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले के पूर्व पश्चिम दिशा में है। ठीक है, जो बृहद हिमालय का विस्तार कहाँ पे है? 6 जिलों में है। उत्तरकाशी पहला, दूसरा आपका टिहरी गढ़वाल, तीसरा आपका क्या रुद्रप्रयाग, चौथा आपका चमोली, पांचवा आपका बागेश्वर, छठे नंबर का आपका क्या है? पिथौरागढ़ है। ठीक है, जो नंदा देवी उत्तराखंड की सर्वोच्च ऊंची चोटी, ऊंचा पर्वत नंदा देवी भी इसी में है, इसी बृहद हिमालय में पड़ता है। देखो, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी चमोली बृहद हिमालय में ही स्थित है। आपसे पूछ लेगा कि विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी चमोली में स्थित कौन से हिमालय में स्थित है? बृहद हिमालय में, मध्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में? तो ये क्या आपका बृहद हिमालय में स्थित है। की पॉइंट है साथियों। ठीक है, कहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन भी बन गया आपके लिए, इंपोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इस क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है, 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो नंदा देवी है, जिसकी लंबाई 7817 मीटर है। ठीक है, यह क्षेत्र अत्यंत ठंडा है और यहाँ की चोटियाँ पूरे वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं। इस क्षेत्र के निचले भागों में 10,000 फीट से नीचे शीतोष्ण कटिबंधीय
कटिबंधीय सदाबहार नुकीले पत्ती वाली वन पाए जाते हैं। यहाँ के निवासियों मुख्यतः भाटिया का मुख्य कार्य पशुपालन है। इसके साथ ये ग्रीष्म ऋतु में जौ, मडुआ व गेहूं आदि की कृषि भी करते हैं। इस पर्वत श्रेणी में कई पर्वत चोटियां और विद्यमान है। ठीक है, तो बृहद हिमालय के बारे में जान लिया। यहाँ की हमने प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में जाना कि सबसे ऊंची नंदा देवी इसी में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 7,817 मीटर है। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी क्या बृहद हिमालय में स्थित है। ठीक है, अब जानते हैं लघु हिमालय के बारे में। ठीक है, लघु हिमालय उत्तराखंड के 9 जिलों में चंपावत पूर्वी छोर मिलता है, चंपावत का नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी तथा देहरादून का पश्चिमी छोर में विस्तृत है। ठीक है, जैसे बृहद हिमालय कितना बताया था 5 जिलों में फैला हुआ था, वैसे ही लघु हिमालय 9 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें चंपावत का पूर्वी छोर नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, चमोली हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, टिहरी गढ़वाल हो गया, उत्तरकाशी तथा देहरादून का पश्चिमी छोर लघु हिमालय में फैला हुआ है। ठीक है, देववन, रीवा, मसूरी, लाल टिब्बा, दूधातोली, धनपुर, बिनसर, रानीखेत आदि मध्य हिमालय की प्रमुख श्रेणियां हैं। ठीक है, और देखो बात करूं कि मध्य हिमालय की प्रमुख श्रेणियां पूछ रहा है ये। ठीक है, कहाँ की? मध्य हिमालय की देववन, रीवा, मसूरी, लाल टिब्बा, दूधातोली, धनपुर, बिनसर, रानीखेत आदि क्या है मध्य हिमालय की प्रमुख श्रेणियां हैं। लघु व मध्य हिमालय से सरयू, पश्चिमी रामगंगा, नयार आदि नदियां निकलती है। आपसे पूछ लेगा कि सरयू, पश्चिमी रामगंगा, नयार आदि कहाँ से निकलती हैं, कौन से हिमालय से निकलती हैं, तो आपके सामने ऑप्शन होंगे। तो ये कहाँ से? लघु हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, मसूरी जिसे पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पहाड़ी मध्य हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यह मसूरी भी कहाँ है? मध्य हिमालय क्षेत्रों में ही स्थित है। कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश ताल मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी के दक्षिणी ढालों पर स्थित है, जैसे सात ताल हो गया, पूना ताल हो गया, खुरपा ताल हो गया, भीमताल हो गया आदि। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि भीमताल जो स्थित है कौन से हिमालय में स्थित है, तो मध्य हिमालय में। सात ताल भी मध्य हिमालय में, पूना ताल भी, खुरपा ताल भी, ये सभी ताल के कौन से हिमालय में? मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। ठीक है, इस पर्वत श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें बुग्याल कहते हैं। बुग्याल किसे कहते हैं? छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं, जो मध्य हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, बुग्याल एवं पयार को पशुचारकों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, बुग्याल एवं पयार को क्या कहा जाता है? पशुचारकों का स्वर्ग कहा जाता है। इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी सघन वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसी क्षेत्र में क्या शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार और कोणधारी सघन वन पाए जाते हैं। इनमें वनों में चीड़ हो गया, देवदार हो गया, फर हो गया, साल, बांज आदि वृक्षों की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, मध्य हिमालय में कैसे पेड़? चीड़, देवदार, फर, साल, बांज आदि वृक्षों की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह क्षेत्र कृषि के लिए अधिक उत्तम है। पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार क्षेत्रों का निर्माण कर कृषि की जाती है। यहाँ अलकनंदा की घाटी चुआ ज्वार तथा अल्मोड़ा मक्का के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अल्मोड़ा की बोला, अल्मोड़ा मक्का के लिए और अलकनंदा चुआ ज्वार के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो हमने क्या बृहद हिमालय पढ़ लिया, लघु मध्य हिमालय पढ़ लिया। अब हम तीसरा जानते हैं शिवालिक हिमालय के बारे में। ठीक है, तो भाबर क्षेत्र के उत्तर में स्थित पहाड़ियों को शिवालिक कहा जाता है। भाबर क्षेत्र के उत्तर में स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। शिवालिक को प्राचीन काल में मैनाक कहा जाता था। ठीक है, किसको प्राचीन काल में मैनाक कहा जाता था? बृहद हिमालय को, लघु हिमालय को, शिवालिक क्षेत्र को। तो शिवालिक क्षेत्र को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? मैनाक कहा जाता था। ठीक है, शिवालिक हिमालय की बाहरी दक्षिणी श्रेणी में, जिसे बाह्य हिमालय तथा हिमालय का गिरिपाद भी कहते हैं। यह श्रेणी अपने उत्तर में स्थित मध्य हिमालय में विशाल सीमांत दरार घाटियों द्वारा पृथक है। इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई 10 से 20 किलोमीटर है, किंतु पश्चिम में कहीं कहीं यह श्रेणी 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस पर्वत श्रृंखला की चोटियों की ऊंचाई 700 से 1200 मीटर के मध्य लगभग 1.75, ठीक है, डेढ़ से ज़्यादा, ठीक है, 1.75 लाख से 3 करोड़ वर्ष पूर्व निर्मित यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है। इसका निर्माण काल मध्य मोयोसीन युग में हुआ। मोयोसीन से निम्न प्लोयोसीन तक माना जाता है। ठीक है, मैंने बताया कितना इसका निर्माण पूछ रहा है। ठीक है, कब
निर्माण काल पूछेगा तो मायोसीन से क्या, हाँ प्लायोसीन युग में माना जाता है। इस क्षेत्र में भूस्खलन तथा भारी कटाव के कारण यहाँ गहरी घाटियाँ भी पाई जाती हैं। वहीं इसी श्रेणी का क्रम नदियों द्वारा जगह जगह खंडित है, जैसे हरिद्वार में गंगा द्वार, देहरादून में यमुना द्वार, ठीक है, पौड़ी के पश्चिम में रामगंगा द्वार आदि, ठीक है। इसी श्रेणी में राज्य के दक्षिणी देहरादून, उत्तरी हरिद्वार, दक्षिणी टिहरी गढ़वाल, मध्यवर्ती पौड़ी हो गया, दक्षिणी अल्मोड़ा हो गया, मध्यवर्ती नैनीताल एवं दक्षिणी चंपावत सहित 7 जिलों में विस्तृत है। देखो एवार्ड माउंट चंपावत जिले में स्थित है। एवार्ड माउंट कहाँ पे, चंपावत जिले में स्थित है। यह क्षेत्र जीवाश्म की उपलब्धता के साथ साथ खनिजों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। देहरादून के मंदारसू, बाड़ाकोट और ऋषिकेश के पास ही डोलामाइट चट्टानों से चूना मिलता है। इसके अतिरिक्त यहाँ संगमरमर, जिप्सम, फास्फोरस, सेल आदि भी पाए जाते हैं, ठीक है। उत्तराखंड की प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में जान लेते हैं। तो जनपद चमोली में अगर पर्वत चोटियों की बात करूं तो सबसे ऊंची नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी यहीं पाया जाता है। नंदा देवी पश्चिम और पूर्व दो है, ठीक है। तो नंदा देवी पश्चिम 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये सर्वोच्च ऊंचा शिखर है उत्तराखंड का, ठीक है। कामेट हो गया 7,756 किलोमीटर, ठीक है, मीटर इसकी ऊंचाई है, मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरा सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी है, ठीक है। माणा, बद्रीनाथ, चौखंबा, त्रिशूल, सतोपंथ, द्रोणगिरी और गंधमादन, ठीक है। कालांको, हांती पर्वत हो गया, देवस्थान हो गया, नंदाखाट हो गया, नीलकंठ, नंदाघुट्टी, गौरा पर्वत हो गया, नारायण पर्वत, नर पर्वत और जयलिंगा आदि किसमें, चमोली में स्थित हैं। यहाँ आपके लिए दो ही इंपोर्टेंट होता है। नंदा देवी पश्चिमी जो सबसे ऊंचा है 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरा आपका कामेट 7,756 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। चमोली के दो आपको याद रखने हैं, ठीक है। देखो चमोली और पिथौरागढ़ में नंदा देवी पूर्वी 7,434 मीटर तीसरा सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। पहला नंदा देवी पश्चिमी, दूसरा कामेट हो गया, तीसरा आपका नंदा देवी पूर्वी, ठीक है। और उसी के साथ यहाँ नंदाकोट और गुन्नी पर्वत स्थित है, ठीक है। चमोली उत्तरकाशी में पूछेगा तो केदारनाथ और स्वर्ग रोहिणी पर्वत है, ठीक है। उत्तरकाशी में भागीरथी पर्वत और क्या, त्रिकंठ पर्वत, गंगोत्री पर्वत, यमुनोत्री और बंदरपुर पर्वत, ये कहाँ है, उत्तरकाशी में है। पिथौरागढ़ में पंचाशूली आपके लिए इंपोर्टेंट होता है। रुद्रप्रयाग में आपके लिए चंद्रशिला सर्वोच्च है, ठीक है। रुद्रप्रयाग में आपका चंद्रशिला सर्वोच्च है। आप तुंगनाथ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि तुंगनाथ से आप कहाँ चंद्रशिला जाते हैं, ठीक है। अब हम परिचर्चा कर लेते हैं यहाँ के प्रमुख ग्लेशियर एवं हिमनदों के बारे में। इंपोर्टेंट होगा, ध्यान से सुनना है, आराम से बैठ जाना है। देखो जिससे जल्दी जल्दी करना है वो 1.5 की स्पीड लगा ले, 1.5 की स्पीड लगा ले। जिसने ये चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं वो 1.5 की स्पीड में पढ़ें, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो नॉर्मल साउंड में सुने, जिससे उनका क्या बेस तैयार होगा। तो जानते हैं यहाँ के प्रमुख ग्लेशियर एवं हिमनदों के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। तो ग्लेशियरों की बात करें तो सबसे पहले अगर आपसे मिलन ग्लेशियर पूछिएगा तो कहाँ, पिथौरागढ़ में है, ठीक है। मैंने आपको ग्लेशियर करवाया था जब आबकारी वाली मेरी सीरीज चल रही थी, तो मैंने आपको वहाँ पे ट्रिक बताया था हीरा मिन्ना पर काली रात में, ठीक है। हीरा मली ग्लेशियर हो गया, ठीक है। हीरा मिन्ना से आपका मिलन हो गया, काली से आपका काली ग्लेशियर हो गया, ठीक है। मिन्ना पर काली रात में, वहाँ मैंने आपको ट्रिक बताया है। ट्रिकी वे गया आपको समझना है तो आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलन ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है, ठीक है। मिन्ना है तो कहाँ आना, पिथौरागढ़ में आना, सोर घाटी में आना, ओम पर्वत भी देखेंगे। नैना सेना हवाई अड्डे से फिर कहाँ चले जाएंगे, वापस नैनीताल चले जाएंगे, ठीक है। तो नामित ग्लेशियर कहाँ है, पिथौरागढ़ में है, हीरा मिन्ना पर काली रात में, ठीक है। रालम ग्लेशियर कहाँ है, पिथौरागढ़ में है, हीरा मिन्ना पर काली रात में, ठीक है। और मैंने एक ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक वाली आप वीडियो देख सकते हैं। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है। दूनागिरी मैंने बताया था चंपा भागी और बमक्कर दून गई, मैंने ट्रिक बताया था, वो आप वहाँ से उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ, चमोली में है। सतोपंत ग्लेशियर चमोली में है, ठीक है। पिंडारी ग्लेशियर की स्थिति कहाँ है, बागेश्वर में है। मैकतोली, गंगोत्री, मैकतोली पिंडारी और सतोपंत, ठीक है। सतोपंत कहाँ हो जाएगा, चमोली में हो जाएगा। पिंडारी और मैकतोली और सुंदरढूंगा कहाँ हो जाएंगे, ये तीनों आपके बागेश्वर में हो जाएंगे। सुंदरढूंगा यहाँ पे ऐड नहीं है, ठीक है। देखो याद रखना, बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर, मैकतोली ग्लेशियर और सुंदरढूंगी, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में है। बंदर पूछ उत्तरकाशी में है, ठीक है। बंदर के पूछ में डोरी बांधकर
क्या गंगा और यमुना तैरकर उत्तरकाशी जाऊंगा, ट्रिक बताया था मैंने, ठीक है। काली ग्लेशियर कहाँ पे है, ये पिथौरागढ़ में है। पिनोरा ग्लेशियर कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। पोटिंग ग्लेशियर कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में है। केदारनाथ ग्लेशियर आपका रुद्रप्रयाग में है। और क्या तिपरा बमक ग्लेशियर चमोली में है। सुंदरढूंगी ग्लेशियर बागेश्वर में है। कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में है। यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में है। डोरियाना ग्लेशियर कहाँ है, उत्तरकाशी में है। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है, टिहरी में है। तो ये राज्य के प्रमुख क्या हैं, ग्लेशियर हैं। और कौन कौन से जनपद में हैं वो हमने परिचर्चा कर ली है। अगर और आपको अच्छे से जानना है, ठीक है, जिंदगी भर के लिए ग्लेशियर याद करना है तो ट्रिक पढ़ लेना, हीरा मिन्ना पलकारी रात में, ठीक है। चंपा भागी और बमक कर कहाँ गई, दून गई। दमक कर बमक कर, बमक से क्या, तिपरा बमक, ठीक है। और क्या बताया था, बंदर की पूंछ में, ठीक है, बंदर पूंछ ग्लेशियर, बंदर की पूंछ में डोरी बांध कर डोरियाना ग्लेशियर कहाँ, उत्तर क्या, गंगा यमुना तैरकर कहाँ जाऊंगा, गंगा यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ जाऊंगा, उत्तरकाशी जाऊंगा, ठीक है। तो ये ट्रिक आप वहां से अच्छे से समझ सकते हैं। अब जानते हैं यहाँ की जलवायु के बारे में, उत्तराखंड की जलवायु के बारे में। उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है अथवा यहाँ समतल क्षेत्र काफी कम है। राज्य में स्थित गहरी घाटियां, ऊंचे पहाड़, ग्लेशियर तथा बर्फ से ढकी चोटियां राज्य की जलवायु एवं मृदा को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। जलवायु की दृष्टि से उत्तराखंड पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश की अपेक्षा अधिक गर्म एवं आर्द्र है। अक्षांशीय एवं देशांतरी स्थिति, जल एवं स्थल का वितरण, उच्चावच वायुदाब एवं पवनों की गति आदि कारक जलवायु को प्रभावित करते हैं, ठीक है। राज्य के जलवायु क्षेत्रों की बात करें तो डॉक्टर एस.सी. खरकवाल ने ऊंचाई, ताप और वनस्पतियों के अनुसार राज्य में 6 क्षेत्रों में विभाजित किया है, ठीक है। राज्य के जलवायु को किसने, डॉक्टर एस.सी. खरकवाल ने ऊंचाई, तापमान के आधार पर, वनस्पति के आधार पर से 6 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से यहाँ 6 भाग हैं इनके बारे में जान लेते हैं। पहला आपका उपोष्ण जलवायु, ठीक है। 900 मीटर तक ऊंचाई के क्षेत्र, भाबर, तराई, दून में उपोष्ण जलवायु पाई जाती है, ठीक है। क्या बोला डॉक्टर एस.सी. खरकवाल ने, उन्होंने बोला जो उपोष्ण जलवायु है 900 मीटर तक की ऊंचाई में पाई जाती है, जिसमें भाबर, तराई एवं दून उपोष्ण जलवायु में पाई जाती है, ठीक है। सेकंड उन्होंने बताया कि गर्म शीतोष्ण जलवायु, ठीक है, 900 से 1800 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गर्म शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तीसरा इन्होंने बताया शीत शीतोष्ण जलवायु जो 1800 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाई जाती है। चौथा इन्होंने बताया अल्पाइन जलवायु जो 3000 से 4200, ठीक है, 4200 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में अल्पाइन जलवायु पाई जाती है। पांचवा बताया इन्होंने क्या, हिमानी जलवायु, ठीक है, जो 4200 मीटर से ऊपर के क्षेत्र में हिमानी जलवायु पाई जाती है। छठा नंबर बताया शीत शुष्क जलवायु जो 2525 से 3500 मीटर तक की ऊंचाई में पाने वाले ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में शीत जलवायु पाई जाती है। तो डॉक्टर डी.एस.सी. खरकवाल द्वारा 6 प्रकार की जलवायु बताया गया, उपोष्ण जलवायु, गर्म शीतोष्ण जलवायु, शीत शीतोष्ण जलवायु, अल्पाइन जलवायु, हिमानी जलवायु और शीत शुष्क जलवायु, ठीक है। तो ये राज्य के जलवायु के बारे में हमने जान लिया। अब जानते हैं हम किसके बारे में, हम जानेंगे राज्य की प्रमुख ऋतुओं के बारे में, ठीक है। ये कोई ऋतु लड़की नहीं है, ये राज्य की ऋतु है, ठीक है। ये राज्य की ऋतु है, जिसे पसंद आए वो अच्छे से यहाँ से पढ़ के जाना है, ठीक है। जिसे पसंद आए तो वो बिल्कुल अच्छे से पढ़ेगा, उसके बाद रिविजन करेगा, ठीक है। तो उसे ही क्या मिलेगी, सफलता, सक्सेस मिलेगी। उत्तराखंड राज्य में जलवायु का अध्ययन मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु तथा शीत ऋतु के आधार पर किया गया है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। राज्य में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव मध्य मार्च से जून तक रहता है। ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव कब रहता है, मध्य मार्च से, ठीक है। मध्य मार्च मतलब 15 तारीख से हो गया, ठीक है। 15 तारीख से जून तक रहता है। भूमध्य रेखा से सूर्य जब कर्क रेखा की ओर बढ़ता है तब ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होता है, ठीक है। भूमध्य रेखा से जब क्या सूर्य कर्क रेखा की ओर बढ़ता है तब ग्रीष्म ऋतु का क्या होता है, प्रारंभ होता है। मार्च के मध्य में तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है और दाब घटने लगता है, जिससे राज्य के निम्न भागों में तीव्र वेग के उड़ाल और तूफान आते हैं, ठीक है। उड़ाल और तूफान आते हैं, ठीक है। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये ग्रीष्म ऋतु में बना रहा हूँ, ठीक है।
मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, ठीक है। अब जून आने वाला है, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु को उत्तराखंड का स्थानीय भाषा में रूढ़ी, रूढ़ी या क्या खरसाऊ, खरसाऊ कहा जाता है, ठीक है। किस ऋतु को उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में रूढ़ी, रूढ़ी या खरसाऊ कहा जाता है? तो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, तो ग्रीष्म ऋतु आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ उष्ण कटिबंधीय दशाएं पाई जाती हैं। ग्रीष्म काल में सर्वाधिक एवं सबसे कम तापमान शिवालिक एवं बृहद हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम 1.9 डिग्री सेल्सियस तापमान जोशीमठ में तथा अधिकतम 40.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पंतनगर उधम सिंह नगर में रहता है, ठीक है। सबसे ग्रीष्म ऋतु में सबसे न्यूनतम तापमान कहाँ रहता है? जोशीमठ में। कितना? 1.9 डिग्री सेल्सियस। और सबसे अधिक आप कहाँ, अगर आप उधम सिंह नगर में जाओगे, यूएस नगर में जाओगे, तो यहाँ सबसे गर्म होता है। कितना? 40.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ की गर्मी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है वर्षा ऋतु, ठीक है। राज्य में वर्षा ऋतु की समयावधि मध्य जून से अक्टूबर तक पाई जाती है। वर्षा ऋतु कब? मध्य जून, 15 से आगे, 15 जून से आगे अक्टूबर तक पाई जाती है। राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून 15 जून के आसपास पहुंचता है। राज्य में जो दक्षिण से मानसून आता है वो 15 जून के आसपास पहुंचता है। राज्य में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से वर्षा होती है। राज्य में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी? 150 से 200 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो बंगाल से काल बैसाखी, ठीक है, बंगाल में क्या कहते हैं मानसून को? बंगाल में जब आती है उसे बोलते हैं काल बैसाखी बोलते हैं, ठीक है। तो वही उत्तराखंड में आती है, बंगाल से होते हुए उत्तराखंड में आती है और वर्षा कराती है, जिसका वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी होती है? 150 से 200 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। देखो प्रदेश में वार्षिक वर्षा परिसर की बात करें तो सबसे कम वर्षा 40 से 80 सेंटीमीटर, ठीक है, बृहद हिमालय के उत्तरी व उत्तरी क्षेत्र में होता है। और कम वर्षा पूछेगा तो 80 से 120 सेंटीमीटर मध्य हिमालयी क्षेत्र के उत्तरी व कहाँ? उत्तरी व उत्तरी क्षेत्रों में होता है। अधिक वर्षा पूछेगा तो 120 से 200 सेंटीमीटर, ठीक है। दून हो गया, द्वार हो गया, काली बेसिन तथा मध्य हिमालय के दक्षिणी ढालू व नदी घाटियों में पाई जाती है। और अधिकतम वर्षा पूछेगा तो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जो शिवालिक, भाबर तथा तराई क्षेत्रों के मध्य परिसर में पाई जाती है। प्रदेश में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा, ठीक है, 1080 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो नरेंद्र नगर पौड़ी गढ़वाल में 318 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो 1080 मीटर की ऊंचाई में, ठीक है, नरेंद्र नगर पौड़ी गढ़वाल में, पौड़ी में, ठीक है, 318 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। और सबसे कम पूछेगा औसत वार्षिक वर्षा तो 1600 मीटर की ऊंचाई में, ठीक है, कहाँ पे? टिहरी में 98 सेंटीमीटर यहाँ वार्षिक वर्षा होती है, ठीक है। सबसे अधिक कहाँ? नरेंद्र नगर पौड़ी 318 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। और सबसे कम पूछेगा तो टिहरी में कितना? 98 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। प्रदेश में दक्षिण से उत्तर की ओर आने वाली वर्षा की मात्रा घट जाती है। वर्षा ऋतु में स्थानीय भाषा में इसे क्या? बख्शियाल या चौमासा कहा जाता है। वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बख्शियाल या क्या कहा जाता है? चौमासा कहा जाता है, ठीक है। अब जानते हैं शीत ऋतु के बारे में। शीत ऋतु का प्रभाव मध्य अक्टूबर यानी 15 अक्टूबर से मध्य मार्च तक, 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक रहता है। राज्य में शीत ऋतु का सबसे ठंडा महीना जनवरी एवं सबसे गर्म महीना जून होता है। राज्य में सबसे ठंडा महीना, ठीक है, ठंडा महीना, अगर ठंड सहनी है तो जनवरी में, अगर गर्म सहनी है तो जून में, ठीक है। शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में युंद कहा जाता है। इसे क्या? युंद कहा जाता है। इस समय यहाँ पश्चिमी चक्रवातों से वर्षा होती है, जिसमें ओलावृष्टि भी होती है। पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा एवं देहरादून जिलों में शीत ऋतु में सबसे अधिक वर्षा होती है, जिसकी मात्रा 12.5 सेंटीमीटर से कुछ अधिक होती है। शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान पंतनगर में 10 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। वहीं शीत ऋतु में सूर्यास्त के समय 15 से 20 मिनट तक सूर्य की लालिमा लंबी क्षैतिज रेखा के रूप में दिखाई देती है, जिसे विंटर लाइन कहा जाता है। विंटर लाइन किसे कहा जाता है? शीत ऋतु में जब सूर्यास्त क्या 15 से 20 मिनट तक उसकी प्यारी सी लालिमा दिखाई देती है, जब सूर्य ढलने वाला होता है, ठीक है, क्षैतिज रेखा में दिखाई देती है, उसे विंटर लाइन कहा जाता है, ठीक है। देखो हमने क्या जाना यहाँ के, हमने क्या ऋतुओं के बारे में, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु के बारे में परिचर्चा कर ली है। अब जानते हैं अपवाह तंत्र। इंपोर्टेंट है ये वाला सेशन आपके लिए, ठीक है। उत्तराखंड का अपवाह तंत्र आपके लिए इंपोर्टेंट है। गंगा नदी तंत्र, काली नदी तंत्र आपके लिए इंपोर्टेंट होते हैं, उनके
के बारे में भी हम चर्चा परिचर्चा कर लेंगे। बस आपको जुड़ना है। देखो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दुख तो आप बता दीजिए, आपके दुखों का भी समाधान होगा। ठीक है, आपको तो बस बैठ के सो कर क्या है, बस सुनना है। ठीक है, एक अध्यापक को अपनी कितनी एनर्जी लगानी पड़ती है, इस एनर्जी को बनाए रखने के लिए अपने उन मित्रों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए निःशुल्क पीडीएफ लगा दिया जाएगा। यहाँ से कोई पेमेंट नहीं है। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा है आप सभी का। एक मित्र का मुझे क्या आया था, मैसेज आया था कि सर मुझे क्या जितने भी वीडियो होंगे सबकी पीडीएफ दे दो, चाहे तो पैसे ले लो। ठीक है, तो मित्र को मैं बोलूँगा कि पैसों के लिए कार्य नहीं होता है। ठीक है, ये अर्निंग के लिए नहीं, ये वीडियो किस लिए बनाया जा रहा है कि उन लोगों तक आप पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। बाकी मैं उन मित्र को सलाह दूंगा कि जितने भी वीडियो हैं उन सभी के पीडीएफ पड़े हुए हैं, और हाँ, किसी की पीडीएफ अगर अटैच्ड नहीं है तो आप कमेंट कर देना, मैं उसे भी क्या कर दूंगा, अटैच कर दूंगा। आइए जानते हैं अफवाह तंत्र के बारे में। हिमालय भारत का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। यह भारत की कई पवित्र नदियां जैसे गंगा, यमुना, शारदा, सरयू, सरस्वती, भागीरथी, अलकनंदा आदि का उद्गम स्थल भी है। उत्तराखंड में बहने वाली अधिकांश नदियों का स्रोत क्या है, हिमालय से ही होता है। उत्तराखंड का नदी तंत्र के बारे में चर्चा परिचर्चा करें तो उत्तराखंड जल संसाधन संपन्न राज्य है। यहाँ बहने वाली अधिकांश नदियों का प्रवाह दक्षिण या दक्षिणी पूर्व दिशा में होता है। राज्य की सर्वाधिक लंबी 4 नदियां क्रमशः काली नदी कितने किलोमीटर, 252 किलोमीटर, भागीरथी 205 किलोमीटर, ठीक है, अलकनंदा 195 किलोमीटर तथा पश्चिमी रामगंगा 105 किलोमीटर बहती है, 155 किलोमीटर, सॉरी 155 किलोमीटर बहती है। ठीक है, तो राज्य की सर्वाधिक 4 नदियां आपको याद होनी है, मेरे साथ दोहराना, मेरे साथ एक्टिविटी करोगी। काली नदी 252 किलोमीटर, ठीक है, भागीरथी नदी 205 किलोमीटर, अलकनंदा नदी 195 किलोमीटर और पश्चिमी रामगंगा नदी 155 किलोमीटर। ठीक है, पुराणों में भागीरथी, अलकनंदा, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी एवं नयार नदियों को मिलाकर सप्त सामुद्रिक स्रोत कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला था है, पुराणों में जो भागीरथी है, अलकनंदा है, धौलीगंगा है, नंदाकिनी है, पिंडर है, मंदाकिनी है एवं नयार नदी है, इनको मिलकर क्या बनता था, सप्त सामुद्रिक स्रोत इन्हें कहा जाता था। राज्य के प्रमुख 3 नदी तंत्र हैं, इनका वर्णन इस प्रकार है। आपके लिए यही क्या होता है, इंपोर्टेंट होता है। उसमें सबसे पहले आपके लिए क्या आ जाता है, गंगा नदी तंत्र आ जाता है। ठीक है, तो गंगा नदी तंत्र के बारे में जान लेते हैं। गंगा नदी का उद्गम आप सभी जानते हैं, तो गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नाम से होता है। ठीक है, कहां से गंगा नदी का उद्गम होता है, गंगोत्री से। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में आती है। ये जहां से इसका उद्गम होता है गंगोत्री से, उसे वहां गंगा के नाम से नहीं बल्कि इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ये गंगा बनती है देवप्रयाग में, अलकनंदा के साथ मिलती है, देवप्रयाग से आगे आकर ये क्या बनती है, गंगा बनती है और सबसे पहले मैदानी क्षेत्र हरिद्वार में उतरती है। ठीक है, और हरिद्वार में गंगा की कुल कितना है, 96 किलोमीटर बह के आ जाती है। ठीक है, गंगा में पौड़ी की क्या ब्यास घाट के पास फुलचट्टी नामक स्थान पर बाईं ओर से इसमें क्या नादगंगा तथा आगे बढ़ने पर देहरादून के ऋषि केश के चंद्रभागा नदी मिलती है। हरिद्वार जिले में गंगा नदी तंत्र में क्या रतमऊ और क्या सोलानी नदियां मिलती हैं। गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत भागीरथी एवं अलकनंदा उपतंत्र आते हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित है। ठीक है, उसमें सबसे पहले आपका क्या भागीरथी उपतंत्र आता है। तो आइए जानते हैं भागीरथी उपतंत्र के बारे में। भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है जो शिवालिक शिखर के पास स्थित है। गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई कितनी है, 205 किलोमीटर है। भागीरथी अलकनंदा नदियों को सास बहू के नाम से भी जाना जाता है, भागीरथी और अलकनंदा को। ठीक है, देवप्रयाग में दोनों का संगम होता है। देवप्रयाग से आगे ये किस रूप में जाती है, ये गंगा के रूप में प्रवाहित होती है। ठीक है, गंगोत्री के समीप भागीरथी में मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन है, रुद्र गंगा, जाह्नवी होगी, जाड़ गंगा होगी, सिया गंगा होगी, मिलन गंगा होगी, असीम गंगा तथा
जटागंगा जागेश्वर धाम में स्थित है। ठीक है, वहीं भिलंगना नदी खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से निकलती है तथा गणेश प्रयाग पुराना टिहरी शहर में भागीरथी नदी से जाकर मिलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 110 किलोमीटर है। ठीक है, भिलंगना की सहायक नदियों में क्रमशः मेदे गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा एवं बाल गंगा है। ठीक है, भिलंगना की सहायक नदियों में कौन सहायक, इसके दोस्त कौन कौन से हैं? इसके मित्र हैं। भिलंगना के साथ मित्रता किस किस नदियों ने की है? मेदे गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा और बाल गंगा ने। ठीक है, तो अब जानते हैं अलकनंदा उपतंत्र के बारे में। हमने इससे पहले हमने क्या जाना था? भागीरथी उपतंत्र जाना। अब हम जानते हैं अलकनंदा उपतंत्र के बारे में। ठीक है, अलकनंदा का प्राचीन नाम क्या है? विष्णु गंगा है। यह चमोली के उत्तरी भाग में स्थित सतोपंथ शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद व सतोपंथ ताल से निकलती है। यह सतोपंथ से देवप्रयाग तक 195 किलोमीटर बहती है। ठीक है, जो क्या है? विष्णु गंगा है प्राचीन नाम, अभी इसे अलकनंदा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यह क्या सतोपंथ से देवप्रयाग तक 195 किलोमीटर तय करके आ जाती है। सरस्वती, पश्चिमी धौली गंगा, लक्ष्मण गंगा, नंदाकिनी, पिंडर व मंदाकिनी अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। अब देखो अलकनंदा ने किसके साथ दोस्ती की? सरस्वती के साथ दोस्ती की। ठीक है, पश्चिमी धौली गंगा के साथ दोस्ती की, लक्ष्मण गंगा के साथ, ठीक है, नंदाकिनी के साथ, पिंडर व मंदाकिनी के साथ इसने दोस्ती की, जिस कारण ये इसकी क्या हो जाती है? सहायक नदियां हो जाती हैं। ठीक है, वहीं अलकनंदा सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा और हेमगंगा या पुष्पावती नदी से मिलती है। अलकनंदा सबसे पहले, इसके बेस्टी कौन है? इसके बेस्ट फ्रेंड है कौन? लक्ष्मण है। अलकनंदा का कौन है? लक्ष्मण गंगा है। ठीक है, उसके बाद हेमगंगा है, उसके बाद पुष्पावती नदी से मिलती है और आगे बढ़ने पर यह बद्रीनाथ से उत्तर पश्चिम में स्थित केशव प्रयाग चमोली में सरस्वती नदी से मिलती है। गोविंद घाट अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा के संगम पर अवस्थित है। पूछ लेगा गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर है? तो लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा। ठीक है, तो सबसे पहले अलकनंदा लक्ष्मण गंगा के साथ मिलती है, तो लक्ष्मण इसका क्या है? बेस्ट फ्रेंड है, आपको याद हो गया होगा। तो देखो देवप्रयाग से राज्य की सीमा तक गंगा की लंबाई 96 किलोमीटर है। सरस्वती नदी कामेट चोटी के क्या रत्ताकोना नामक स्थान से देवपाल से निकलती है। ठीक है, उत्तराखंड में पंचप्रयाग अलकनंदा के तट पर स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में पंचप्रयाग किस नदी के तट पर स्थित है? प्रश्न पूछेगा, तो किस नदी के तट पर है पंचप्रयाग? तो पंचप्रयाग अलकनंदा के तट पर है। पंचप्रयाग कौन कौन से हैं? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ये क्या है? पंच प्रयाग हैं। अब जानते हैं पंच प्रयागों को एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले आपका विष्णु प्रयाग आ जाता है। विष्णु प्रयाग कहाँ? चमोली में अलकनंदा व विष्णु गंगा पश्चिमी धौली गंगा से मिलती है। ठीक है, जो विष्णु प्रयाग है यह क्या अलकनंदा व विष्णु गंगा पश्चिमी धौली गंगा से मिलती है। अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है? हिरण्यवती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवती है? तो अलकनंदा का। ठीक है, अलकनंदा का। ऋषि गंगा, गणेश गंगा, क्योड़गढ़, गिरथी इत्यादि पश्चिमी धौली गंगा के क्या है? सहायक नदियां हैं। ठीक है, दूसरा आपका आता है नंदप्रयाग चमोली में। ठीक है, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी से मिलती है, जो त्रिशूल पर्वत से नंदा घुट्टी से निकलती है। ठीक है, तीसरा आपका क्या है? कर्णप्रयाग है। चमोली पिंडारी नदी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती हुई कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। इसकी लंबाई 105 किलोमीटर है। ठीक है, चौथा है आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग अलकनंदा से मंदाकिनी नदी निकलती है। ठीक है, अलकनंदा से मंदाकिनी नदी निकलती है, जो केदारनाथ की मंदरांचल श्रेणी से निकलती है। मंदाकिनी नदी के जलागम क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा के कारण वर्ष 2013 में केदार घाटी में आपदा आई थी। मंदाकिनी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। पांचवा आपका अंतिम कौन सा प्रयाग है? देवप्रयाग है। पंच प्रयागों में अंतिम प्रयाग कौन है? देवप्रयाग है, जहां अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। वहीं से गंगा का निर्माण होता है। गंगा वहीं से आगे रूप में बहती है और सर्वप्रथम हरिद्वार में पहुंचती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का लंबा मार्ग तय करते हुए कहाँ? पश्चिम बंगाल। ठीक है, वो मैंने आपको बताया हुआ है। अभी मैं आपको मैप से भी दिखा दूंगा, जो उत्तराखंड का नदी तंत्र है उसका मैं आपको मैप दिखा दूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपको वहाँ का मैप भी दिखा देता हूँ। ठीक है, उत्तराखंड का मैं आपको मैप दिखा देता हूँ अपवाह तंत्र वाला, जिसे आप क्या आसानी से समझ पाएँ। मुझे 1 मिनट देना आप, मैं आपको दिखाता हूँ उत्तराखंड का नदी तंत्र। ठीक है, तो आपको दिखाता हूँ मैं उत्तराखंड का नदी तंत्र।
तो ये आपका ब्राउज़र महोदय खुल गए हैं। आपको देखना है उत्तराखंड का नदी तंत्र, तो बने रहें उत्तराखंड का नदी तंत्र देखने के लिए। ये है आपका उत्तराखंड का नदी तंत्र, ठीक है। देखते हैं उत्तराखंड का नदी तंत्र, आइए आपको दिखाते हैं उत्तराखंड का नदी तंत्र। इसकी हमें चाहिए इमेज। तो ये है आपका गंगा नदी तंत्र, ठीक है। ये देखो आपका यहाँ से आपका अलकनंदा निकली, ठीक है। ये भागीरथी अलकनंदा, ठीक है। ये भागीरथी, ये अलकनंदा, ठीक है। देवप्रयाग ये है, देवप्रयाग में मिलने के बाद ये गंगा नदी के रूप में प्रभावित होती है। और देखो यहाँ इसमें प्रयागराज में इसमें क्या यमुना मिल रही है, ठीक है। यमुना नदी, ठीक है। देखो यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, ठीक है। यहाँ मिलती है और वहीं से देखो टोंस और सोन नदी पे मिलती है। और आगे जाते हुए ये बांग्लादेश में पद्मा और मेघना के नाम से जानी जाती है। तो ये क्या है, इसका अफवाह तंत्र है। इससे भी बड़ा है वो मैं किसी अगले वीडियो में आपको बढ़ा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी आपके लिए क्या हो गई है, बहुत ही बड़ी हेल्दी हो गई है। जो एक नदियों का अफवाह तंत्र है वो मैं आपको डायग्राम से अलग से समझा दूंगा, जहां आप इजीली से उसे अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो आइए आगे परिचर्चा कर लेते हैं। अब जानते हैं हम क्या गंगा नदी तंत्र की अन्य नदियों के बारे में, ठीक है। गंगा नदी तंत्र और उनकी अन्य नदी तंत्रों के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं, ठीक है। भागीरथी एवं अलकनंदा उपतंत्र के अतिरिक्त निम्न नदियां भी गंगा नदी तंत्र का भाग हैं। नयार नदी पौड़ी की ब्यास घाटी के पास गंगा से मिलने वाली प्रमुख नदी नयार है। यह दूधातौली से सतपुली तक लगभग 109 किलोमीटर बहती है। सेकंड है पश्चिमी रामगंगा नदी, ठीक है। तो पौड़ी, चमोली तथा अल्मोड़ा में फैली दूधातौली श्रेणी से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश में कन्नौज के पास गंगा में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्वी रामगंगा, पिथौरागढ़ के पोटिंग तथा नामित हिमनद से निकलती है। यह उत्तराखंड के रामेश्वर तथा 108 किलोमीटर बहती है। लधिया हो गया, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नैनीताल के मिलन बिंदु गजार से निकलती हुई राज्य की सीमा में अंतिम नदी है ये, ठीक है। उसके बाद कोसी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, अपनी मार्ग विचलन के लिए कुप्रख्यात नदी है, ठीक है। कोसिला इसे कहा जाता है, ठीक है। गर्जिया मंदिर इसी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो देखो कोसिला उत्तराखंड में कौसानी, अल्मोड़ा, नैनीताल आदि से 168 किलोमीटर बहने के पश्चात सुल्तान नामक स्थान पर राज्य से बाहर निकलती है। यह उत्तरमुखी नदी है जो हिमनद से नहीं निकलती है। देवगाड़ और क्या मिनोड़गाड़ एवं सुमालीगाड़ कोसी नदी की सहायक नदियां है, ठीक है। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? देवगाड़ हो गया, ठीक है, मिनोलगाड़ हो गया, ठीक है, सुमालीगाड़ हो गया। पहाड़ी में ना छोटी नदी को गाड़ बोलते हैं। कोसी नदी आदि इसकी क्या है, सहायक नदी है, ठीक है। अब परिचर्चा कर लेते हैं किसके बारे में, यमुना नदी तंत्र के बारे में, ठीक है। तो यमुना नदी तंत्र, ठीक है, यमुना नदी तंत्र उत्तरकाशी के कहाँ बंदरपूंछ से पर्वत के दक्षिण पश्चिम में स्थित यमुनोत्री हिमनद से यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलती है। यमुना कहाँ से, तो उत्तरकाशी के बंदरपूंछ, ठीक है, वहाँ स्थित यमुनोत्री हिमनद के कहाँ, यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलती है। यमुना की उत्तराखंड में यमुनोत्री के क्या धेलीपुर तक लंबाई कितनी है, 136 किलोमीटर है। यमुनोत्री में इलाहाबाद तक यमुना की नदी की लंबाई कितनी है, 1384 किलोमीटर तक है, ठीक है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, टोंस नदी है। पूछ लेगा, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी टोंस नदी है, जो बंदरपुर पर्वत के स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ से टोंस नदी की सुपिन शाखा भी निकलती है, यहीं से टोंस नदी की सुपिन शाखा भी निकलती है। टोंस जिसे तमसा भी कहते हैं, नदी कालसी व डांग पत्थर के बीच यमुना में मिल जाती है। यह उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से 148 किलोमीटर बहने के पश्चात मिलती है। टोंस के
बाद यमुना में, देहरादून में, रामपुर मंडी के पास बाईं ओर से आसन नदी मिलती है। आसन क्या, आसारोड़ी देहरादून मार्ग से पश्चिम से निकलती है। वहीं यमुना नदी तंत्र की अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, कृष्ण गाड़ हो गया, ठीक है, बनाड़ गाड़, कमल गाड़ हो गया, खुतुन गाड़ हो गया, और बन्नी गाड़ और भद्री गाड़, और क्या मुगरा गाड़ हो गया, गडोली गाड़ हो गया, और पुजार गाड़ आदि इसकी क्या है, आदि नदियाँ हैं। तो हमने गंगा नदी जान लिया, यमुना नदी जान लिया, ठीक है, गंगोत्री अफवाह तंत्र, यमुनोत्री अफवाह तंत्र, ठीक है, यमुना तंत्र, गंगा तंत्र। अब आपका तीसरा है काली, जिसे आप शारदा के नाम से जानते हैं। काली शारदा नदी तंत्र के बारे में जान लेते हैं, इंपोर्टेंट होता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है। यह नदी पिथौरागढ़ के सुदूर उत्तर में तिब्बत बॉर्डर के पास स्थित जास्कर श्रेणी के पूर्वी ढाल के कालापानी नामक स्थान, ब्यास आश्रम स्थान से निकलती है, ठीक है। कहाँ से, कालापानी नामक ब्यास आश्रम स्थान से निकलती है। इसके उद्गम स्थल को मिलन भी कहा जाता है। इसके उद्गम स्थल को क्या कहा जाता है, मिलन भी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इस नदी को कालापानी गाड़ कहा जाता है, ठीक है। पहाड़ी में छोटी नदी को गाड़ कहा जाता है, तो कालापानी गाड़ इसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है। यह नदी उत्तराखंड में त्रिपुलेक, ठीक है, त्रिपुलेक से टनकपुर में कितना 252 किलोमीटर बहती है। कहाँ से, उत्तराखंड में त्रिपुलेक से टनकपुर तक 252 किलोमीटर बहती है। काली शारदा नदी को स्कंद पुराण में श्यामा नदी भी कहा गया है, ठीक है, इंपोर्टेंट है। काली नदी को क्या, स्कंद पुराण में श्यामा नदी भी कहा गया है। काली नदी का गंगा की प्रवाह वृद्धि में प्रमुख स्थान है, जो कल्याणी तथा क्या कुथिगंसी नाम से जानी जाती है, ठीक है। कुठियांगी उपतंत्र, पूर्वी धौली गंगा उपतंत्र, गोरी गंगा उपतंत्र और सरयू उपतंत्र काली नदी के प्रमुख सहायक उपतंत्र है, जिनका वर्णन निम्न प्रकार है, ठीक है। सबसे पहले देखो, कुठियांगी उपतंत्र पूछेगा तो कुठियांगी उपतंत्र के बारे में जान लेते हैं। तो यह नदी उपतंत्र जैक्सर श्रेणी के पश्चिम ढाल से निकलती है। यह काली नदी की प्रारंभिक सहायक नदी है। काली नदी की प्रारंभिक सहायक नदी कौन है, तो कंठियांगटी या कुंठियुंगटी, ठीक है, कंठियांगटी उपतंत्र है, ठीक है। पूर्वी धौली गंगा उपतंत्र, यह क्या, यह पूछा गोवानखना हिमनद से निकलती है। यह नदी उपतंत्र क्या, श्यालपंथ के पास खेला नाम स्थान पर दाईं ओर से काली नदी में मिलती है। तीसरा है गौरी गंगा उपतंत्र, ठीक है, गौरी गंगा उपतंत्र जौलजीवी पिथौरागढ़ नामक स्थान पर दाईं ओर से गौरी गंगा कालीगाड़ से मिल जाती है। यह नदी तंत्र नेपाल तथा उत्तराखंड का बॉर्डर बनाती है। राज्य में सर्वाधिक अफवाह वाली नदी काली है। शारदा 11,467 वर्ग किलोमीटर इस क्या है, सबसे ज़्यादा अफवाह बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सरयू उपतंत्र, ठीक है। तो सरयू उपतंत्र में काली नदी को सबसे कम जलराशि देने वाली पवित्र नदी कुमाऊं की सरयू है, जो बागेश्वर से निकलती है। सरयू नदी बागेश्वर तथा रामेश्वर आदि स्थानों से 146 किलोमीटर बहती हुई पंचेश्वर पहुंचकर काली नदी में विलीन हो जाती है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां रामगंगा, कोसी और गौला आदि है, ठीक है। आइए आप जानते हैं प्रमुख नदियों के किनारे अवस्थित नगर एवं कस्बों के बारे में, ठीक है। तो काली नदी के किनारे कौन कौन, टनकपुर, जौलजीवी, झूलाघाट, मपिला, जिप्ती आदि बसे हैं। इसकी लंबाई कितनी, 252 किलोमीटर ये लंबी है, ठीक है। भागीरथी के किनारे पूछेगा तो क्या, गंगनानी हो गया, मनेरी हो गया, उत्तरकाशी हो गया, देवप्रयाग हो गया, भैरव घाटी आदि बसे हैं, जो 205 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए है, पूछेगा अलकनंदा, तो अलकनंदा के किनारे नगर कौन कौन से, कस्बे कौन कौन से, बद्रीनाथ हो गया, जोशीमठ हो गया, नंदप्रयाग हो गया, श्रीनगर हो गया, ठीक है, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर आदि किसके, अलकनंदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कोसी के किनारे पूछेगा तो कौसानी हो गया, कोसी हो गया, खैन्ना हो गया, रामनगर हो गया, ठीक है। ये किस, कोसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। 168 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पश्चिमी रामगंगा पूछेगा तो गैरसैंण, चौकुटिया और क्या, भलागढ़ और आदि इसके किनारे बसे हुए हैं। 155 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सरयू नदी आपको पता है बैजनाथ, बागेश्वर, शेराघाट आदि किस नदी के किनारे है, तो सरयू नदी के किनारे है। 146 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यमुना के किनारे जानकी चट्टी, फूलचट्टी, हनुमान चट्टी, कालसी, लाखामंडल आदि, ठीक है। 136 किलोमीटर इनकी लंबाई है। लाखामंडल से किसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मैं आपको बार बार याद दिलाते आ रहा हूँ, जो इंपोर्टेंट होगा, ठीक है। भिलंगना नदी के किनारे
किनारे गंगी हो गया, गवाड़ हो गया, नई टिहरी आदि बसे हुए हैं। 110 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर पूछेगा पूर्वी रामगंगा के किनारे रामेश्वर, बिरती आदि बसे हुए हैं। 108 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बाकी सिमली, भरान, नारायण बगड़ आदि पिंडर नदी के किनारे हैं। 105 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मिलन हो गया, ठीक है, रिलकोट, बरम आदि गौरी गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। 104 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देवप्रयाग, ठीक है, कोडियाला, शिवपुरी, ऋषिकेश, हरिद्वार आदि गंगा नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर एवं नगर है। 96 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। वहीं पश्चिमी धौलीगंगा के किनारे पूछेगा तो मलारी, जेलम, तपोवन आदि बसे हुए हैं। 94 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मंदाकिनी पूछेगा तो मंदाकिनी के किनारे कौन कौन से नगर बसे हैं, कौन कौन से क्षेत्र, केदारनाथ हो गया, रामबाड़ हो गया, सोनप्रयाग हो गया, सीतापुर हो गया, ऊखीमठ और तिलवाड़ा आदि बसे हुए हैं। 72 वर्ग लंबाई इसके 72 किलोमीटर, ठीक है, याद रखना। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर फिर आपके लिए है तो देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पे होता है, देवप्रयाग में होता है, टिहरी गढ़वाल, ठीक है। अलकनंदा विष्णु गंगा जिसे धौली गंगा भी कहते हैं, इनका संगम कहाँ होता है, विष्णु प्रयाग चमोली में होता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम पूछेगा तो रुद्रप्रयाग में होता है। अलकनंदा और पिंडर का संगम कहाँ पे होता है, कर्णप्रयाग में होता है। अलकनंदा और नंदाकिनी कहाँ पे, नंदप्रयाग में मिलती हैं। गंगा व चंद्रभागा कहाँ, ऋषिकेश में मिलती हैं। मंदाकिनी कहाँ, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में। गंगा नदी हरिद्वार में। और पूछेगा हरिद्वार में, उत्तरकाशी में भागीरथी। पूछेगा अलकनंदा श्रीनगर पौड़ी में। भागीरथी और केदार गंगा कहाँ, गंगोत्री उत्तरकाशी में। यमुना और टोंस कहाँ, कालसी देहरादून में। कालसी से किसके अभिलेख, अशोक के अभिलेख मिले हैं, जिसमें क्या लिखा गया था, अशोक के अभिलेख जो कालसी देहरादून से प्राप्त हुए हैं। मैंने अपने राज्य के पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए, सभी के लिए पूर्ण चिकित्सा की व्यवस्था कर दी गई है, ऐसा इसके अभिलेख में वर्णित है, ठीक है। सरयू और गोमती नदी के किनारे बागेश्वर है। काली के किनारे टनकपुर चंपावत में है, ठीक है। अलकनंदा में आपका गोपेश्वर आता है, ठीक है। हमने जान ली यहाँ के प्रमुख नदियों के किनारे अवस्थित नगर एवं कस्बे और नदियों के संगम पर बसे नगरों के बारे में चर्चा कर ली है। अब जान लेते हैं यहाँ के झीलों के बारे में, ठीक है। यहाँ के झीलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं झीलों के बारे में, ठीक है। तो चमोली में अगर बात करें कि चमोली में स्थित झील कौन कौन से हैं, रूपकुंड हो गया जिसे सुंदरकुंड भी कहते हैं, ठीक है। रहस्यमयी झील, ठीक है। होमकुंड हो गया, लोकताल हो गया, सतोपनताल हो गया, ठीक है। विरही ताल हो गया, बेनीताल हो गया, विष्णुताल हो गया, ठीक है। लिंगाताल इंपोर्टेंट है, पूछा है बहुत बार, ठीक है। आंचरी ताल हो गया, सूखाताल हो गया, नरसिंह ताल हो गया और सिद्धताल हो गया, ठीक है। रूपकुंड याद रखना, ठीक है। रहस्यमयी झील के नाम से नरकंकाल प्राप्त हुए हैं रूपकुंड से, ठीक है। और लिंगाताल इंपोर्टेंट कहाँ स्थित है, चमोली में। ये दो आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। उत्तरकाशी की अगर झीलों की बात करूं तो देखो नचिकेताल हो गया, ठीक है। डोडी ताल हो गया, ठीक है। बयान ताल हो गया, केदार ताल हो गया, ठीक है। मराड़ ताल हो गया, रहस्यड़ा ताल हो गया, रोहिसाड़ा ताल हो गया, ठीक है। लामा ताल हो गया, देवसाड़ी ताल आदि कहाँ पे हैं, ये उत्तरकाशी में इनकी स्थिति है, ठीक है। देखो रुद्रप्रयाग की झीलों की बात करूँ तो देवरिया ताल, ठीक है, बदानी ताल हो गया, सरवती ताल या गांधी सरोवर आदि कहाँ के हैं, रुद्रप्रयाग के हैं, ठीक है। देहरादून में आपका चंद बदड़ी ताल हो गया और कोसर ताल हो गया, ठीक है। टिहरी में देखो सहस्त्र ताल हो गया और बासुकी ताल हो गया। अगर सहस्त्र ताल के समीप पूछेगा तो यमताल और मसार ताल आते हैं, ठीक है। टिहरी खतलिंग हिमनद के निकट कौन सा ताल है, तो मंसूर ताल है, ठीक है। टिहरी और बूढ़ा केदार के निकट एक ताल पड़ता है जिसे अप्सरा ताल कहते हैं, ठीक है। पौड़ी में क्या, दुग्धा ताल पड़ता है, ठीक है। दूधातोली के पास एक ताराकुंड ताल पड़ता है। गोपेश्वर के पूर्व में क्या, गोहंता ताल पड़ता है, ठीक है। हरिद्वार के बिल्व पर्वत पर कौन सा, दिव्य सरोवर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ की क्या है, ये झील है, ठीक है। यहाँ की ताल है उत्तराखंड के प्रमुख। अब जानते हैं यहाँ के प्राकृतिक संसाधन के बारे में, ठीक है। तो उत्तराखंड में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, किंतु वो अविकसित हैं। प्रचुरता तो है लेकिन वो क्या है, अभी अविकसित हैं, विकसित नहीं है। इनके प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का विवरण इस प्रकार है, ठीक है।
फास्फोरस टिहरी गढ़वाल में कहाँ बताओ, रजभेग क्षेत्र में पाया जाता है फास्फोरस। ठीक है, देखो बेराइट्स एवं क्या एंडालुसाइड पूछेगा तो देहरादून में पाया जाता है। लोहा अयस्क पूछेगा तो गढ़वाल, नैनीताल। हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क कहाँ पे, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है गढ़वाल और नैनीताल में। ठीक है, लोहा अयस्क में। ठीक है, देखो एस्बेस्टस पूछेगा तो गढ़वाल के ऊखीमठ और कंधेरे में पाया जाता है। ठीक है, सीसा पूछेगा तो कुमाऊं क्षेत्र के राय, धनपुर, रेलम, बेसकन हो गया, ढसोली हो गया, डंडक, देहरादून, कुमाबरेला हो गया, मुघौल हो गया, अल्मोड़ा, चैनी पानी और बिलोन में क्या सीसा पाया जाता है। ठीक है, अल्मोड़ा में चांदी के भंडार हैं। ठीक है, देहरादून और टिहरी में क्या संगमरमर है, ये लेकिन विकसित नहीं है तो सही लेकिन विकसित नहीं, अविकसित ही है। ठीक है, टाल्क पूछेगा तो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। ठीक है, डोलोमाइट नैनीताल और देहरादून में पाया जाता है। तांबा नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी गढ़वाल व पिथौरागढ़ में। जिप्सम पूछेगा तो नैनीताल, देहरादून, टिहरी व कहाँ पौड़ी गढ़वाल में। मैग्नीसाइड आपका कहाँ पे, मैग्नीसाइड आपका अल्मोड़ा काफली गैर में। ठीक है, काफली गैर आपका अल्मोड़ा मैग्नीसाइड के क्या उत्तम भंडार है यहाँ पे। ठीक है, ग्रेफाइट पूछेगा तो अल्मोड़ा, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल हो गया। अगर रॉक फॉस्फेट पूछेगा तो मसूरी, देहरादून। ठीक है, चूना पत्थर स्लेट से पूछेगा तो नैनीताल, पिथौरागढ़, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल में क्या चूना पत्थर और स्लेट से पाए जाते हैं। टिन पूछेगा तो चमोली और गढ़वाल में। अगर क्या फॉस्फोराइड पूछेगा तो ये देहरादून और टिहरी गढ़वाल में इसके संसाधन मिलते हैं। ठीक है, अब आपका इसके बाद है प्राकृतिक संसाधनों के बाद आता है ऊर्जा संसाधन। जानते हैं ऊर्जा संसाधन के बारे में। ठीक है, उत्तराखंड विभिन्न नदियों का उद्गम स्थल है। हमने पहले ही यहाँ के जितने भी क्या थी नदियाँ थी उनके उद्गम स्थल थे, उनके अपवाह तंत्र थे, उनके सहायक नदियाँ थी, उनके बारे में परिचर्चा कर रहे हैं। ये क्या है, विभिन्न नदियों का संगम उद्गम स्थल है, इसलिए यहाँ जल संसाधन का अपार भंडार है उत्तराखंड में। ठीक है, और इसी कारण यहाँ जल विद्युत की व्यापक संभावना है। यहाँ कई जल विद्युत परियोजनाएं कार्यरत हैं जो ऊर्जा की उपलब्धता कराता है। ठीक है, जल से क्या यहाँ विभिन्न जल परियोजनाएं हैं। ठीक है, जो यहाँ क्या कराता है, जो बिजली उत्पन्न करवाता है। इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर बनने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, उत्तराखंड के कोई से भी एग्जाम में 1 नंबर बन सकता है, तो अच्छे से आपको ये समझ लेना है। राज्य की प्रमुख परियोजना के बारे में अगर बात करूं तो आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य में स्थापित विद्युत क्षमता 1292.10 मेगावाट। ठीक है, 1292.10 मेगावाट तथा कुल उत्पादन क्षमता पूछेगा तो कितना 4152.68 मिलियन यूनिट थी। ठीक है, परियोजना पूछेगा आपसे, परियोजना की उर्गम प्रथम और 2 है, उर्गम प्रथम और उर्गम द्वितीय कहाँ पे, चमोली जनपद में। किस नदी के किनारे, अलकनंदा पर बने हैं उर्गम। ठीक है, अलकनंदा भी 2 परियोजनाएं बनी, एक प्रथम एक द्वितीय, कहाँ पे, चमोली में, अलकनंदा नदी पर। ठीक है, फाटायूंग पूछेगा, इंपोर्टेंट है, फाटाब्यूंग पूछेगा तो रुद्रप्रयाग में, मंदाकिनी नदी पर। ठीक है, बिरही गंगा प्रथम पूछेगा तो चमोली में, अलकनंदा नदी पर। ठीक है, मंदाकिनी प्रथम और मंदाकिनी द्वितीय परियोजना किस नदी पे है तो अलकनंदा नदी पे, कहाँ पे, चमोली में। ठीक है, कालीगंगा प्रथम और द्वितीय किस नदी पे है, अलकनंदा पे, कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग पे। ठीक है, गौरी गंगा पूछेगा तो रुद्रप्रयाग में, अलकनंदा नदी पे। ठीक है, वहीं मंदाकिनी प्रथम और द्वितीय पूछेगा तो रुद्रप्रयाग में, अलकनंदा नदी पर है। बालगंगा पूछेगा तो बालगंगा परियोजना टिहरी में, कहाँ पे, भागीरथी नदी पे। ठीक है, वहीं बडियार पूछेगा, बडियार उत्तरकाशी में है, यमुना नदी पर, तो ये बडियायार उत्तरकाशी में, यमुना नदी पे है। हनुमानगढ़ पूछेगा तो उत्तरकाशी जनपद में, यमुना नदी पर। ठीक है, और पूछेगा ककोनीगढ़ पूछेगा तो उत्तरकाशी में, भागीरथी नदी पर हो गया। और कालिंदीगढ़ पूछेगा तो उत्तरकाशी जनपद के भागीरथी नदी पे है। ठीक है, वहीं देखो असागंगा प्रथम उत्तरकाशी में, भागीरथी नदी पे है। कोटला भील, ठीक है, पूछा है बहुत बार, इंपॉर्टेंट है, कोटली भील। ठीक है, टिहरी में, गंगा नदी पे। ठीक है, देखो लोहरीनाग पाला पूछेगा तो उत्तरकाशी में, भागीरथी नदी पर। और उतियासु पूछेगा, उतियासु परियोजना पूछेगा तो पौड़ी में किस नदी पे, अलकनंदा पे। ठीक है, तो यहाँ की प्रमुख परियोजनाएं थी बाकी। आप टिहरी परियोजना तो आप अच्छे से जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टिहरी परियोजना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके एक अलग वीडियो बता दूंगा उसमें सब उसी के बारे में आपको। ठीक है, तो देखो वन संसाधनों के बारे में अब हम परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक है, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य में कुल वनावरण का क्षेत्रफल कितना था, 24,303.0
4 वर्ग किलोमीटर था, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 45.44 है। ठीक है, राज्य के नैनीताल जिले में सर्वाधिक वन 71.55% भाग पर और कितना 3041.56 वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। राज्य के उधम सिंह नगर में सबसे कम वन है। ठीक है, 16.99%। ठीक है, 16.99%, जो 431.79 वर्ग किलोमीटर भाग पर पाए जाते हैं। देखो, राज्य में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट की बात करूं तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना 53,483 वर्ग किलोमीटर पहले बता दिया। इसमें हरित वनावरण क्षेत्र की बात करूं तो इसमें अति सघन वन कितना 4,261 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। मामूली घने वन पूछेगा तो 9,269 वर्ग किलोमीटर में। खुले वन 3,260 वर्ग किलोमीटर में। कुल कितना हो जाएगा इनका आपका योग 16,790 वर्ग किलोमीटर में हरित वनावरण क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, अब देखो बाहरी वनावरण क्षेत्र पूछेगा तो अति सघन वन 786 वर्ग किलोमीटर में। मामूली घने वन 3,536 वर्ग किलोमीटर में। खुले वन 3,191 वर्ग किलोमीटर में। कुल कितना हो जाएगा 7,513 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कुल वनावरण कितना हो जाएगा 24,303। ठीक है, तो 24,303 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वृक्ष आवरण 841 वर्ग किलोमीटर में इसका फैलाव है। ठीक है, तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट था। अब जान लेते हैं राज्य की मृदा के बारे में। ठीक है, तो मृदा के बारे में जान लेते हैं तो सबसे पहले इसमें तराई मृदा। ठीक है, कहाँ कहाँ देहरादून से उधम सिंह नगर तक विस्तृत है तराई मृदा। विशेषता क्या होती है, नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी, अधिक परिपक्व गन्ने की खेती हेतु उपयुक्त होती है। ठीक है, अगर देहरादून और उधम सिंह बोला तो यहाँ अधिक गन्ना का उत्पादन होता होगा, क्योंकि तराई मिट्टी है। तराई मिट्टी में क्या होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है, अधिक परिपक्व गन्ने की खेती इसमें उपयुक्त की जा सकती है। दूसरी नंबर की इसमें भाबर मिट्टी। ठीक है, भाबर मृदा तराई के उत्तर व शिवालिक के दक्षिण में विस्तृत है, कंकड़ पत्थर व मोटी बालू से निर्मित होती है। ठीक है, तीसरी मिट्टी आपकी होती है टर्सरी मृदा। ठीक है, टर्सरी मृदा होती है जो शिवालिक की पहाड़ियों दून घाटी में होती है। कृषि के लिए अनुपयुक्त वनस्पति एवं जैव पदार्थों की मात्रा इसमें कम होती है। चौथी आपकी मिट्टी होगी चारागाही मृदाएं, जल धाराओं के निकट होती है। इसमें 5 भागों में से विभाजित किया गया है। ठीक है, मटियार दोमट हो गया, अत्यधिक चुनेदार दोमट हो गया, कम चुनेदार दोमट हो गया, गैर चुनेदार दोमट हो गया, बलुई दोमट हो गया। ठीक है, चारागाही मिट्टी को 5 प्रकार में, मटियार दोमट, अत्यधिक चुनेदार दोमट, कम चुनेदार दोमट, गैर चुनेदार दोमट और बलुई दोमट। ठीक है, क्वार्टर्ज मृदा पूछेगा तो नैनीताल के भीमताल में शिष्ट शैल क्वार्टर्ज द्वारा निर्मित है। ज्वालामुखी मृदा पूछेगा तो नैनीताल के भीमताल में कृषि हेतु उपयुक्त है। दोमट मृदा पूछेगा तो शिवालिक के निचले ढालों पर जैसे चूना, लोहा अंश में जैव पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। भूरी, लाल एवं पीली मृदा पूछेगा तो नैनीताल, मसूरी व चक्राता में पाया जाता है। आर्द्रता ग्राही व उपजाऊ मिट्टी है आपकी भूरी, लाल, पीली मृदा। ठीक है, तो ये हमने उत्तराखंड का भौगोलिक वर्णन, भौगोलिक परिचय के बारे में हमने परिचर्चा की। हमने जिसमें कौन कौन से पहलुओं के बारे में परिचर्चा की थी, मुझे फटाफट बताएंगे। हमने उत्तराखंड का तो हमने भूगोल पढ़ा। ठीक है, भूगोल पढ़ा तो उनमें से कौन से फैक्टर आज हमने कंप्लीट कर लिए, तो जिसमें हमने इसका भौगोलिक परिचय किया, अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में जाना, राज्य की सीमाएं जाना। ठीक है, भूगर्भिक संरचनाएं क्या होती हैं उनके बारे में परिचर्चा की। ठीक है, पर्वत और श्रेणियों के बारे में चर्चा की, जिसमें बृहत हिमालय हो गया, लघु हिमालय, मध्य हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय के बारे में, यहाँ की जलवायु हो गया, यहाँ के जलवायु क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, यहाँ की ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु के बारे में परिचर्चा की। ठीक है, अपवाह तंत्र में हमने उत्तराखंड नदी के तंत्र जाना। ठीक है, गंगा नदी तंत्र जाना, भागीरथी उपतंत्र जाना। ठीक है, गंगा नदी की अन्य नदियां, सहायक नदियां जानी। ठीक है, अलकनंदा उपतंत्र जाना, यमुना नदी के तंत्र जाने, काली शारदा नदी तंत्र जाना। ठीक है, और उसी के साथ हमने क्या, यहाँ की झीलें होगी, दर्रे होगी, नदियों के किनारे बसे प्रमुख क्या नगरों के बारे में परिचर्चा की। और उसी के साथ हमने प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा संसाधन और वन संसाधन और यहाँ राज्य के प्रमुख जो परियोजनाएं थी उनके बारे में हमने परिचर्चा कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो आज हमने वीडियो किया इससे चैप्टर प्रैक्टिस। ठीक है, इससे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लगाएंगे। ठीक है, एमसीक्यूज लगाएंगे। टोटल आपके लिए कितने क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन लगाएंगे, जो आपके लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, कहीं ना कहीं आपके लिए रामबाण साबित होंगे। वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, उन मित्रों तक भेजने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। ये वीडियो आपके लिए, ठीक है, उत्तराखंड की सभी परीक्षाएं, यूके पीएससी हो गया, यूके
SSC हो गया, जिसमें आपका उत्तराखंड सहायक अध्यापक के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, SI के लिए इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है, UKPSC के लिए इंपॉर्टेंट, लोअर PCS के लिए, ठीक है, आपके प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी, अपर PCS के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज ही जुड़ें अपने यूट्यूब चैनल UK टीचिंग परीक्षा पर, और मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। बाकी PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं आपको भेज दूंगा। बस इसकी नेक्स्ट वीडियो आप पे डिपेंड करती है, तो आप कितना इसे शेयर कर रहे हैं, आप कितना पसंद कर रहे हैं, आप कितना लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखो, शिक्षा सभी के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य है। तो ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ही हेल्दी पूरे 1 घंटे की वीडियो आपके लिए बन गई है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे क्या करेंगे, 45 या 50 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आपने क्या सीखा, ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड है, उत्तराखंड भारत संघ का 19वां राज्य है, ठीक है। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में परिचर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।